नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर कमेटी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा अब केंद्र सरकार से खासा नाराज दिखाई दे रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस कमेटी में वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों के अलावा कौन कौन से किसान या संगठन शामिल हैं। टिकैत के ताजा बयान से आंदोलन की समाप्ति पर संशय बढ़ने लगा है। हालांकि इस आंदोलन को खत्म करने के संबंध में उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा ही आखिरी फैसला लेगा। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के प्रस्ताव पर टिकैत ने कहा कि एक दिन में मामले वापस नहीं हो सकते हैं, इसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। सरकार शब्दों में हेरफेर करके प्रस्ताव भेज रही है और ये साफ होना चाहिए कि केस वापस लेने की समय सीमा तय की जानी चाहिए। हालांकि टिकैत ने नरमी दिखाते हुए कहा कि हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। मालूम हो कि संयुक्त किसान मोर्चा ने गृह मंत्रालय के प्रस्ताव पर भी ऐतराज जताया, जिसमें कहा गया कि आंदोलन समाप्ति की शर्त पर ही किसानों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से अब किसानों ने एक बार फिर से ये बयान दिया है, जिसमें संशय बढ़ने लगा है कि किसान आंदोलन अब कृषि कानून वापस होने के बाद भी खत्म होगा या नहीं, क्या कुछ सारा जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आंदोलन को खत्म करने का जो आखिरी फैसला होगा वो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ही लिया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जो अड़चनें लगाई जा रही थी कि सरकार जो है वो कृषि कानून को मान लिया गया है और कहीं ना कहीं आंदोलन को खत्म करना चाहिए, मगर अभी तक किसानों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट है कि आंदोलन अभी तक जारी है और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर भी कहीं ना कहीं कदम उठाए गए थे, नई कमेटी का गठन किया गया था, मगर यहां पर कमेटी के अंदर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं। और जिस तरीके से राकेश टिकैत ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से इस कमेटी के अंदर लोग होंगे नहीं होंगे, किसान होंगे या नहीं होंगे, कितने किसान होंगे, संगठन कितने होंगे, विशेषज्ञ कितने होंगे, लगातार उसकी जो रूपरेखा है वो स्पष्ट की जाए और कहीं ना कहीं इस कमेटी के माध्यम से एमएसपी पर कितने बड़े कदम उठाए जाएंगे ये भी स्पष्ट किया जाए। मगर जिस तरीके से अभी तक एमएसपी को लेकर दिक्कतें हैं और सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को जरूर वापस ले लिया है, मगर जिस तरीके से बिजली के मुद्दे हैं या फिर फसलों के मुद्दे हैं या फिर कहें जो रेट निर्धारित करने की मुद्दे हैं वो लगातार कहीं ना कहीं अभी भी बढ़े हुए हैं और लगातार के सरकार जो है वो इस पे कदम उठाती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर कि राकेश टिकैत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि सरकार जो है वो प्रस्ताव जो भेज रही है वो कहीं ना कहीं बदल बदल के भेजे जा रहे हैं, यानी कि सिर्फ लाइनों का हेर फेर किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अपने तरीके से ही किसानों को हटाना चाहती है। मगर यहाँ पर राकेश टिकैत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक किसानों की सारी बातें के या फिर किसानों की सारी मांगों को नहीं मान लिया जाएगा। जी ये राकेश टिकैत ने साफ कर दिया और ये भी साफ किया है कि अगर आंदोलन खत्म होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा जब ये आंदोलन खत्म करने का ऐलान करेगा तभी ये आंदोलन खत्म होगा। लेकिन इसी के साथ एमएसपी पर जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि कमेटी में किसान और संगठन कौन कौन से शामिल है। इसको, इस बयान को किस तरीके से हम देख सकते हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें किसान सरकार की तरफ से जरूर एमएसपी को लेकर एक कमेटी जरूर गठन किया गया है। इस कमेटी के माध्यम से ही सरकार ने कहा कि एमएसपी की जो भी दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं इस कमेटी के आधार पर ही डिसाइड किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें राकेश टिकैत, तो राकेश टिकैत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इस कमेटी के अंदर संगठन के लोग कितने होंगे, किसान कितने होंगे, विशेषज्ञ कितने होंगे, ये स्पष्ट करना चाहिए सरकार को, क्योंकि पारदर्शिता कहीं ना कहीं इस कमेटी का माध्यम है कि कमेटी के द्वारा किस तरीके से सारी एमएसपी के जो दिक्कतें हैं वो किस तरीके से दूर की जाएगी। मगर यहाँ पर सरकार की तरफ से यही अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस कमेटी के अंदर कितने लोग होंगे, किसानों के संगठन कितने होंगे, किसान कितने होंगे, विशेषज्ञ कितने होंगे, ये स्पष्ट नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर अभी भी दिक्कतें बनती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें आंदोलन खत्म करने की, तो आंदोलन खत्म करने के लिए राकेश टिकैत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आखिरी फैसला जो होगा वो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से ही होगा, ना कि सरकार की तरफ से। सरकार जिस तरीके से प्रस्ताव भेज रही है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं राकेश टिकैत
टिकैत ने कहा कि सरकार जो है सिर्फ गुमराह करने के लिए प्रस्ताव भेज रही है, यानी कि सिर्फ हेर फेर किया जा रहा है और प्रस्ताव वही पुराने प्रस्ताव आ रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं सरकार जो है किसानों को आंदोलन को जल्दी से जल्द खत्म करना चाहती है। मगर यहाँ पर किसानों की तरफ से भी स्पष्ट है कि आंदोलन जब भी खत्म होगा जब संयुक्त किसान मोर्चा ही इसको ऐलान करेगा। जी राजीव, कल केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच में बातचीत भी देखिए काफी अहम हुई है और आज दोपहर 2 बजे ये जो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और तमाम बैठक के बाद तमाम जानकारी देने वाले हैं। क्या कुछ इसमें अहम जानकारी आज निकलकर सामने आ सकती है आंदोलन को लेकर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कल सरकार की तरफ से भी भीमराव अंबेडकर कह सकते भवन के अंदर जो बैठक की गई थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इन्हीं मुद्दों को रखा गया था कि किसानों का आंदोलन को किस तरीके से खत्म करवाया जाए, किसानों की मांगे को किस तरीके से मानना है, एमएसपी को लेकर जो भी दिक्कतें हैं वो किस तरीके से दूर करनी है। मगर यहाँ पर बात करें संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भी आज 2 बजे के करीब बैठक की जाएगी जिसके अंदर आगे की रणनीति होगी, सरकार से किस तरीके से बातचीत करनी है, सरकार के लोगों से किस तरीके से रूबरू बैठकर समाधान निकालना है एमएसपी को लेकर भी, और जहां तक की जो कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा उसको लेकर भी स्पष्टता होनी चाहिए। मगर यहां पर सरकार की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है इस कमेटी के अंदर कितने लोग और कितने संगठन शामिल होंगे। मगर यहां पर किसानों की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है। राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया कि जब आखिरी फैसला जो होगा वो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से होगा, वरना ये आंदोलन जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। मगर जिस तरीके से अब सदन की कार्रवाई भी के लगभग समाप्ति की तरफ आती जा रही है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर बनी हुई है। मगर किसान भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जिस तरीके से सरकार ने एमएसपी को मानकर कह सकते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को समाप्त कर किसानों को समझाने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर भी जो दिक्कतें हैं उसको भी जल्दी से जल्द सुलझा लिया जाए और किसानों की जो मांग है उसको कहीं ना कहीं किसानों के आधार पर ही मान लिया जाए और कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार कदम उठाए। मगर अभी तक सरकार और किसानों की तरफ से रूबरू होकर बैठने की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो स्टार्ट नहीं हुई है और कहीं ना कहीं अपने ही तरीकों से दोनों ही सरकारें जो है सरकार और किसान संयुक्त मोर्चे की तरफ से दोनों तरफों से बैठक की जा रही है। मगर देखना होगा आने वाले दिनों के अंदर या फिर कहें जो किसानों की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया है कि लगभग इस दिसंबर के अंदर ही कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो खत्म हो जाएगा और सरकार जो है इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए लगातार किसानों से बातचीत भी कर रही है। मगर देखना होगा बातचीत का समाधान किस तरीके से निकाला जाता है। जी राजीव, देखिए जिस तरीके से अब बैठक हुई है संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच कल, उसके बाद जो मांगे हैं किसानों की उसको लेकर सदन की कार्रवाई में भी राहुल गांधी ने तमाम जो लिस्ट है 700 किसानों की जिनकी मौत हुई उनकी लिस्ट सामने रखी है, मुआवजे की मांग की है, तमाम बातें कांग्रेस भी रख रही है बार बार। लेकिन सदन में भी सरकार का वो रवैया नहीं रहा कि किसानों के प्रति कोई संवेदनशीलता या कुछ हो। लेकिन अभी तक इस पर ये क्लियर नहीं है कि सरकार जो है वो अब किसानों की ये मांग मानेगी या नहीं, क्योंकि लगातार जो किसान आंदोलन के जो किसान कानून वापस ले गए हैं, कृषि कानून, वो भी इसलिए वापस ले गए हैं, तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि राजनीति के लिए मात्र लिए गए हैं वापस। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से विपक्ष जो था सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था और तमाम किसानों की जो बातें थी या फिर मांगे थी उनको कहीं ना कहीं सदन में रखने की कोशिश भी की गई थी, चर्चा करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी। मगर कहीं ना कहीं सरकार ने सिर्फ इसी तरीके से किसी कानून को वापस लिया, कहीं ना कहीं उसी तरीके से ही कार्य करना चाह रही थी। मगर यहाँ पर बात करें किसी विपक्ष की तो विपक्ष भी लगातार बैठकें कर रहा है। किसान जो है वो लगातार चाहते हैं कि सरकार जो है उनकी बातें माने, यानी मांगों को मान लिया जाए। मगर अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं किया गया है कि एमएसपी को कमेटी के कितने दिनों के अंदर खत्म करेगी, कितने दिनों के अंदर नया कानून आएगा। दूसरा ये सबसे बड़ी बात है जो किसानों के ऊपर जिस तरीके से केस दर्ज किए गए थे उनको मुआवजा देने की बात जो है वो सरकार ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो मुआवजा जो है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरा जो जितने केस दर्ज हुए थे उनको वापस कब तक लिया जाएगा, ये सारी चीज प्रक्रिया जो है वो सरकार की तरफ से सिर्फ गुमराह करने के लिए कोशिश की जा रही है और सरकार जो चाहती है कि सिर्फ कृषि कानून को वापस लेके ही किसानों को संतुष्ट किया जाए। मगर यहां पर किसान जो है वो बिल्कुल समझ चुके हैं और कहीं ना कहीं आंदोलन को इसीलिए जारी रखा हुआ है ताकि सरकार को कहीं ना कहीं और ज्यादा दबाव बनाया जा सके और एमएसपी को लेकर और किसानों के ऊपर जो केस दर्ज हुए हैं या फिर उनका जो मुआवजा, जो 700 से ज्यादा किसान इसमें शहीद हुए हैं, उनके कहीं ना कहीं मुआवजा देने की बात है। मगर सरकार की तरफ से अभी तक ना तो मुआवजे के लिए कोई कदम उठाया गया है, ना ही केस दर्ज करने की जो केस दर्ज हुए थे उनको वापस लेने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वो उठाई गई है। मगर सिर्फ राज्य सरकारों को पर जरूर छोड़ा गया है, मगर कुछ हद तक जरूर कहा गया है कि
पराली को लेकर उनके ऊपर केस दर्ज नहीं होंगे, मगर एमएसपी को लेकर कहीं ना कहीं जो कमेटी बनाने के लिए बात की गई है, वो सरकार उसमें कोशिश जरूर करी है, मगर ठीक है। विशेषज्ञों की माने तो सिर्फ यही कहा जा रहा है कि सरकार ने ये कदम जो उठाया है तीनों कृषि कानून को वापस लेने का, वो 5 राज्यों को चुनाव के मद्देनजर ही उठाया है कदम, यानी कि सीधे सीधे कहीं तो कहीं चुनावी ठीक है मुद्दों से राजीव, बहुत कहीं शुक्रिया जोड़कर हमारे साथ देखा जा जुड़ने रहा के है। जी। लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के दोआबा क्षेत्र में गुजरते हुए प्रदेश के समूचे अनुसूचित जाति भाईचारे को 5 गारंटियां दी है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा पूरा किया जाएगा। इन गारंटियों का ऐलान मंगलवार को होशियारपुर में आप द्वारा कराए दलित भाईचारे के साथ केजरीवाल की बातचीत प्रोग्राम के दौरान किया गया। मौके पर अरविंद केजरीवाल ने एससी भाईचारे के समक्ष रूबरू होते हुए नारा बाबा साहेब आपका सपना अधूरा केजरीवाल करेगा पूरा, ये नारा बुलंद किया है। उन्होंने प्रण लिया कि पंजाब समेत देश के हर बच्चे को अच्छी और मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो पंजाब के दोआबा क्षेत्र में गरजे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने एससी भाईचारा प्रोग्राम में एक कार्यक्रम जो था उसमें दलित सम्मेलन कार्यक्रम जिसमें मिले अरविंद केजरीवाल तमाम दलितों से, ऐसे समाज के लोगों से, और उनसे 5 गारंटियां उन्हें दी है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था जो है, शिक्षा को सुदृढ़ करना सबसे ऊपर रखा गया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जो सपना था कि हर देश का हर बच्चा शिक्षित हो, उसको पूरा करने के लिए मुफ्त शिक्षा केजरीवाल सरकार की ओर से दी जाएगी, ये केजरीवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले चुनावों में अगर पंजाब में केजरीवाल की सरकार बनती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, तो 5 गारंटियां दी जाएगी और बाबा साहेब का जो सपना अधूरा है उसको केजरीवाल पूरा करेगा। इस तरीके का एक नारा भी दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से सीएम केजरीवाल ने दोआबा क्षेत्र में भी अपनी गरज बरकरार रखी और एससी समाज, एससी भाईचारे समाज को 5 गारंटियां दी है, क्या कुछ ये गारंटियां हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक नारा दिया है, बाबा साहेब आपका सपना अधूरा है केजरीवाल करेगा पूरा। तो उन्होंने खुद को कोरिलेट करने की कोशिश की। अगर हम कहेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर से, उन्होंने अपने आप को कोरिलेट करने की कोशिश की कि वो सब काम कर रहे हैं जो अम्बेडकर जी करना चाहते थे, जिन्होंने अपने एक टारगेट लेके चले थे कि जिसके लिए वो इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसमें उनके अब जो 5 गारंटी में बच्चों की अच्छी शिक्षा की हम बात कर ले, फर्स्ट क्लास शिक्षा, कोचिंग का खर्चा, विदेश पढ़ने का खर्चा, अच्छा और मुफ्त इलाज, और महिलाओं के लिए 1,000 रुपए देने की बात की है। तो आप देख सकते हैं एक जो मैनिफेस्टो उनका चल रहा है एक टारगेट वाइज तरीके से चल रहा है। अगर हम बात करें कि पंजाब सरकार की तरफ से भी ऐसी अनाउंसमेंट आ चुकी है, तो उसको रीब्रांड करके या फिर हम कहें कि एक ऐसी स्कीम जो अंडर प्रोसेस है उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्री एजुकेशन की बात की जा रही है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि वो सीधे तौर पे यही कहते हैं कि हम आते ही क्वालिटी एजुकेशन देंगे, पर सवाल ये है कि क्या अगर पहले ही क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही तो अचानक से आते ही कैसे मिलेगी, ये एक सवाल बार बार खड़ा हो जाता है। और हम बात करें फिर वही महिलाओं को 1,000 रुपए तक देने की बात उन्होंने कही है विदेशों में पढ़ने के लिए। अगर हम कहें कि अब उनकी तरफ से एक बात ये कही कि बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा जाएगा, तो कहीं पहले भी अगर हम स्टेटमेंट देखें तो पहले वो बोलते थे कि पंजाब में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अब उसे क्या वो खुद केजरीवाल सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए वो खुद के ही स्टैंड पे चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार एक चीज क्लियर नहीं रख रहे। अगर हम बोले कि जिस सोसाइटी की हम कहें कि जिससे मिलने जा रहे हैं, जिस वर्ग से मिलने जा रहे हैं, उनको उनके अकॉर्डिंगली वादे कर दे रहे हैं। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये तरीका काम करेगा, क्योंकि वो हर एक के लिए एक अलग अलग वादा कर जा रहे हैं। पर एट द एंड जब फाइनल डिसीजन की बात आएगी, जब हम मेन मैनिफेस्टो की बात करेंगे, तो क्या ये वादे उस टाइम उसमें होंगे? क्योंकि वादे तो अरविंद केजरीवाल कर गए, पर क्या वो पूरा भी करेंगे, एक ये सवाल अगर कहे कि लोगों में बार बार उठता है। क्योंकि हर बार वो जिससे मिलने जाते हैं उनके अकॉर्डिंग वादे कर जाते हैं। देखिए वादे जो करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, वादे उस सोसाइटी को सूट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि आपने वादा तो कर दिया, पर क्या वो फाइनल मैनिफेस्टो में ये वादा रहेगा? ठीक है अमिता, बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात पंजाब की करे थे, जहां पर दुआबा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल पहुंचे पंजाब के दौरे पर और वो वहां पर गरजे हैं। एससी समाज से उन्होंने कई गारंटियां उन्हें दी है और उनसे कई अहम वायदे भी किए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे संवाददाता अमित कुमार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अमित, फिलहाल हम बात जिस तरीके से कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने जो गारंटियां आप दी है, ये जो गारंटियां है, इससे क्या वाकई जो एससी भाईचारा जो समाज है पूरा, क्या वो उनको लुभाने की कोशिश जो की गई है अरविंद केजरीवाल द्वारा, क्या वो उनका जो मंशा है वो कामयाब हो पाएगी? देखिए, यही एक बहुत बड़ी सवाल हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, मतलब हम कहें कि वो जिस सोसाइटी से भी मिलने जाते हैं, जिस वर्ग के लिए भी रैली करते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वादे लेके जाते हैं। सवाल ये है कि वादे लगातार वो करते जा रहे हैं। अगर हम कहें कि एससी वर्ग के लिए भी जो उन्होंने वादे किए हैं, जब बच्चों की अच्छी और फर्स्ट क्लास शिक्षा की बात हो गई, या कोचिंग का खर्च हो गया, विदेश में पढ़ने का खर्च हो गया, अगर कोई बीमार होता है, छोटे से बड़ा ऑपरेशन तक भी, उसका भी खर्च पंजाब सरकार उठाएगी। और 18 साल से ऊपर सभी महिलाओं का, उन सबको 1,000 पे पैसे दिए जाएंगे। तो देखिए, ये गारंटियां बहुत अच्छी है सुनने में। इसके एक और चीज भी उन्होंने बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल यही बोलते हैं कि भले ही मैं एससी वर्ग का नहीं हूं, पर मैं आपको अपने का ही समझता हूँ, या मैं आपको अपने में मुझ में ही समझिए। तो खुद को एससी वर्ग से भी जोड़ देना था। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि भले ही पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी एससी वर्ग से आते हैं, पर वो उतना आपसे नहीं जुड़े हुए जितना मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया, उन्होंने दिल्ली की बात कही कि दिल्ली में मैंने स्कूलों को सुधार कर दिया, मैंने हॉस्पिटल्स फ्री कर दिए। इन सभी चीजों की उन्होंने बार बार जोर दिया। देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल जहां पे भी रैली करते हैं, उस चीज पे हमेशा जोर देते हैं, दिल्ली मॉडल। पर सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली मॉडल पंजाब में लाया जा सकता है? देखिए, दिल्ली हम कहेंगे भारत की कैपिटल है, वहां पे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी है। पंजाब जो पहले एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, इसे खुद केजरीवाल सरकार मानती है। वो मानती है कि पंजाब में फाइनेंशियल क्रंच है, पर इसके बावजूद भी इतने ज्यादा इंटेंस वादे किए जा रहे हैं। पर सवाल ये उठता है, आपको पता है फाइनेंशियल क्रंच है, आपने फिर भी इतने बड़े वादे कर दिए, तो उसके बिल्कुल, लिए ये आप पैसा देखना कहां अहम से होगा लाएंगे? अमित, आगामी विधानसभा चुनावों के बाद कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आती है तो ये जो तमाम चीजें हैं वो देखने वाली होगी। जो उन्होंने वायदे किए हैं, क्या वाकई दिल्ली की तर्ज पर वो वायदे पूरे होंगे या नहीं। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर कर लेते हैं। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार में विपक्ष में बैठे बीजेपी नेताओं ने मंगलवार को मुंबई उपनगर में बने सभी कोविड सेंटरों का जायजा लिया। इस दौरान जिन जिन कोविड सेंटर में खामियां पाई गई, उन्हें सरकार को अवगत कराया गया। और इस मौके पर बीजेपी नेता विनोद मिश्रा ने महानगर पालिका की कार्यशैली पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। बीजेपी नेता विनोद मिश्रा सहित बीजेपी के नए नगर सेवकों की टोली ने उपनगर में मनपा द्वारा बने ऑक्सीजन प्लांट सहित दूसरी सभी तैयारियों का निरीक्षण भी किया। और इस दौरान जो भी खामियां पाई गई उसको लेकर वहां पर सरकार को चिताया, महाविकास आघाड़ी सरकार को चिताया और उसको तमाम सुविधाएं करने के लिए आग्रह किया। तो मुंबई में जिस तरीके से लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है, डब्ल्यूएचओ ने इसको लेकर चेता भी दिया है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि 5 से 17 साल के बच्चों में इसका संक्रमण ज़्यादा है और इसी के साथ ये जो है वो बच्चों में संक्रमण और ज़्यादा फैला रहा है और गंभीर श्रेणी में भी है। इसी के साथ इसी को लेकर अब मुंबई में विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार के कई ऐसे नेता हैं जो तमाम स्थितियों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए यहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा बढ़ता देख मुंबई में विपक्ष के तमाम नेताओं ने, यानी कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने स्थितियों का जायजा लिया और तमाम अस्पतालों का जायजा लिया और जहां भी खामियां पाई गई है उन खामियों को लेकर सरकार से बातचीत की, सरकार को चेताया और सरकार से सुविधाएं करने की मांग की है, ताकि दूसरी लहर में महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया था वो इस बार इतना प्रभावित ना रहे और चीजों को समय पर सुधारा जा सके। तो आपको बता दें कि उपनगर में मनपा द्वारा बने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण बीजेपी नेताओं ने किया और इसी के साथ तमाम अन्य अस्पतालों का निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के बाद जो भी खामियां पाई गई है उसको लेकर सरकार को चेताया है और कहा है, सरकार से अपील की है कि समय रहते तमाम स्थिति को सुधारा जाए ताकि आगे आने वाले समय में हमें किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसके केस काफ़ी ज़्यादा मिले हैं वो अब लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष के नेता, बीजेपी के तमाम नेताओं ने निरीक्षण तमाम चीजों का किया और उसके बाद सरकार को चेताया भी है, क्या कुछ अहम जानकारी? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार को जिस तरीके से चेताया गया है ये बात काफी अहम है। सत्यप्रकाश, मेरे साथ संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से विपक्ष के बीजेपी नेताओं ने तमाम जानकारियां ली है, निरीक्षण किया है अस्पतालों का, तैयारियों का, और उसके बाद खामियां भी पाई गई और सरकार को चेताया भी, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में एक बार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर विपक्ष में बैठी भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुंबई के उपनगर में जो तमाम कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है वहां का दौरा किया। सबसे अहम बात, इस दौरा के दौरान उन लोगों ने तमाम जो खामियां देखी उसको सरकार को अवगत कराया, लेकिन सबसे अहम बात कि इस बीच कई तरह की धांधली भी सामने आई, जिसमें सीधे तौर पर विनोद मिश्रा जी ने आरोप लगाया है किस तरह से मनपा के द्वारा लगातार करोड़ों का जो है धोखाधड़ी किया गया है। हालांकि यह जनता का पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी महानगर पालिका ने एक ही प्लांट के लिए 2 अलग अलग रेट दिए हैं, यानी कि बिल दिए हैं। तो जाहिर तौर पर अगर एक ही प्लांट के लिए अगर आप 4 करोड़ 44 लाख रुपया देते हैं तो उसी प्लांट के लिए आप 10 करोड़ 40 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं? हालांकि 6 करोड़ का डिफरेंस बताया है। अब ऐसे में सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया कि ऑक्सीजन प्लांट के नाम पे भी सरकार के द्वारा इस तरह की मनमानी की गई। जी। इसी के साथ सत्यप्रकाश, जिस तरीके से सरकार को भी चेताया गया है, क्या कुछ सरकार से अपील की गई है? क्योंकि सरकार हमने देखा था दूसरी लहर में मुंबई महाराष्ट्र पूरे तरीके से प्रभावित था कोरोना में। अब जिस तरीके से सरकार को अपील की गई है, क्या कुछ महाविकास आघाड़ी सरकार को कहा गया? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।